दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के जाने के बाद पति को हुआ अपनी गलती का एहसास। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 2 मंजिले मकान के ऊपरी माले में अपनी पैरालाइज्ड माँ के साथ अकेला बैठा अनिल खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। माँ सो रही थी, कमरा बिखरा पड़ा था, उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे। पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। ऐसे में उठकर नाश्ता बनाना आसान नहीं था। वैसे पिछले कई दिनों से नाश्ते के नाम पर वह ब्रेड बटर और दूध ले रहा था। किसी तरह फ्रेश होकर वह किचन में घुसा। दूध और ब्रेड खत्म हो चुके थे। घर में कोई ऐसा था नहीं जिसे भेजकर दूध मंगाया था सके। खुद ही घिसता हुआ किराने की शॉप तक पहुंचा। दूध, मैगी और ब्रेड के पैकेट खरीदकर घर आ गया। अपनी पत्नी संजना के जाने के बाद वह यही सब खाकर जिंदगी बसर कर रहा था। घर आकर जल्दी से उसने दूध उबालने को रखा और ब्रेड सेकने लगा। तभी माँ ने आवाज लगाई, बेटा जल्दी आ, मुझे टॉयलेट लगी है। अनिल ने ब्रेड वाली गैस बंद की और दूध वाली गैस थोड़ी हल्की करके माँ के कमरे की तरफ भागा। तब तक माँ सब कुछ बिस्तर पर ही कर चुकी थी। उनसे कुछ भी रोका नहीं जाता। वह माँ पर चीख पड़ा, क्या माँ, मैं 2 सेकंड में दौड़ता हुआ आ गया, पर तुमने बिस्तर खराब कर दिया। अब यह सब बैठकर मुझे ही धोना पड़ेगा। काम वाली भी तो नहीं आ रही ना। माँ सकपका गई। दुखी नज़रों से उसे देखती हुई बोली, माफ़ कर देना बेटा, पता नहीं कैसे हालत हो गई है मेरी। कितनी तकलीफ देती हूँ तुझे, मैं मर क्यों नहीं जाती। कहते हुए वह रोने लगी थी। ऐसा मत कह माँ। अनिल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। पिताजी पहले ही हमें छोड़कर जा चुके। भाई दूसरे शहर चला गया। संजना किसी और के साथ भाग गई। अब मेरा ही कौन तेरे सिवा। तू भी चली जाएगी तो पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। अनिल की भी आंखें भर आई थी। उसे संजना की याद तड़पाने लगी थी। संजना थी तो सब कुछ कितनी सहजता से संभाले रखती थी। माँ की तबीयत तब भी खराब थी, मगर संजना इस तरह माँ की सेवा करती थी कि तकलीफ़ों के बावजूद वे हंसती रहती थी। उस समय छोटा भाई और पिताजी भी थे, मगर घर के काम पलक झपकते निपट जाते थे। अनिल की आंखों के आगे संजना का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया जब वह ब्याह कर घर आई थी। नई नवेली बहू इधर से उधर फुदकुती फिरती थी, मगर अनिल उसकी मासूमियत को बेवकूफ़ी का नाम देता था। वक्त बेवक्त उसे झिड़कता रहता था। वह घर से एक भी कदम बाहर रख देती थी तो घर सिर पर उठा लेता था। उसकी सहेलियों तक से उसे मिलने नहीं देता था। समय के साथ चपल हिरनी सी संजना पिंजरे में कैद बुलबुल जैसी गमगीन हो गई थी। हंसी के बजाय उसकी आंखों में पीड़ा झांकने लगी थी। फिर भी कोई शिकायत किए बिना वह पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती। आज अनिल को याद आ रहा था वह दिन जब संजना की मौजूदगी में एक बार उसे बुखार आ गया था। उस वक्त उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तब संजना पूरे दिन उसके हाथ पैरों की मालिश करती रही थी। अनिल कभी संजना के सिर दबाने को कहता, कभी कुछ खाने को मांगता, तो कभी पत्रिकाओं में से कहानियां पढ़कर सुनाने को कहता। हर समय संजना को अपनी सेवा में लगाए रहता। एक दिन उसके मन की थाह लेने के लिए अनिल ने पूछा था, मेरी बीमारी में तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गई? ज़्यादा काम तो नहीं करा रहा हूँ मैंने? संजना ने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुरा भर दिया। तो अनिल ने उसे तुलसीदास का दोहा सुनाते हुए कहा था, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परखिए चारी। जानती हो इसका मतलब क्या है? नहीं तो आप बताइए क्या मतलब है? संजना ने गोल गोल आंखें नचाते हुए पूछा। तो अनिल ने समझाया, इसका मतलब है खराब समय में ही धीरज धर्म मित्र और औरत की परीक्षा होती है। बुरे समय में पत्नी आपका साथ देती है या नहीं, यह देखना जरूरी है। इसी से पत्नी की परीक्षा होती है। संजना के बारे में सोचते सोचते काफ़ी समय तक अनिल यूं ही बैठा रहा। तभी उसे याद आया कि उसने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। वह दौड़ता हुआ किचन में घुसा तो देखा आधा से ज़्यादा दूर
जमीन पर बह गया था और बाकी जल चुका था। भगोना भी काला हो गया है। अनिल सिर पकड़कर बैठ गया। किचन की सफाई का काम बढ़ गया था। दूध भी फिर से लाना होगा। उधर माँ के बिस्तर की सफाई भी करनी थी। सब काम निपटाते निपटाते दोपहर के 2 बज गए। दूध के साथ ब्रेड खाते हुए अनिल को फिर से पुराने दिन याद आने लगे। संजना को उसके लिए पिताजी ने पसंद किया था। वह खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी, जबकि अनिल कपड़ों का थोक विक्रेता था। घर में रुपए पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी संजना जॉब करना चाहती थी। वह इस बहाने खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, मगर अनिल ने उसकी यह गुजारिश सिरे से निकार दी थी। अनिल को डर लगने लगा था कि कमला यदि बाहर जाएगी या अपनी सहेलियों से मिलेगी तो वह उसे भड़काएगी। यही सोचकर उसने संजना को जॉब करने या सहेलियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। एक दिन वह दुकान से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि कपड़े प्रेस करते करते संजना अपनी किसी सहेली से बातें कर रही है। अनिल दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर बैठकर चुपके से संजना की बातें सुनने लगा। वह अपनी सहेली से कह रही थी, मीना सच कहूँ तो कभी कभी दिल करता है इनको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ। कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, मगर उस वक्त सुनैना दीदी का ख्याल आ जाता है। वह इतनी सुंदर है, पर विधवा होने की वजह से उनकी कहीं शादी नहीं हो पाई। कितनी बेबस और अकेली रह गई है। एक औरत के लिए दूसरी शादी कर पाना आसान नहीं होता। कभी मन गवाह नहीं देता तो कभी समाज। एक बात बताऊं मीना, संजना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनिल चीख पड़ा, संजना फोन रखो, मैं कहता हूँ फोन रखो। डरकर संजना ने फोन रख दिया। अनिल ने खींचकर एक झापड़ उसे रसीद किया। संजना बिस्तर पर बैठकर सूंघने लगी। अनिल ने उसके कानों में तुलसीदास का दोहा बुदबुदाया, ढोल घमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। संजना ने सांवलिया नजरों से अनिल की ओर देखा तो अनिल फिर चीखा, जानती है इस दोहे का मतलब क्या है? नहीं जानती ना। इसका मतलब है कि औरतों को अक्ल सिखाने के लिए उन्हें पीटना जरूरी होता है। वे ताड़न की अधिकारी होती हैं और मैं तेरी जैसी औरतों को पीटना अच्छी तरह जानता हूँ। पति की बुराई मोहल्ले भर में करती चलती हो, सहेलियों के आगे बुराइयों का पोथा खोल रखा है। छोड़कर जाएगी मुझे? क्या कमी रखी है मैंने? जाहिल औरत, बता क्या कमी रखी है? कहते हुए अनिल ने गर्म प्रेस उसकी हथेली पर रख दी। संजना जोर से चीख उठी। बगल में कमरे से पिताजी दौड़े आए। बस कर अनिल, क्या कर रहा है तू? चल, तेरी माँ दवा मांग रही है। पिताजी अनिल को चीखते हुए ले गए। फिर संजना देर तक नल के नीचे बहते पानी में हाथ रखी रोती रही। उस दिन संजना के अंदर कुछ टूट गया था। यह चोट फिर कभी ठीक नहीं हुई। उस दिन के बाद संजना ने अपनी सहेलियों से भी बातें करना छोड़ दिया। हंसना खिलखिलाना सब कुछ छूट गया। वह अनिल के सारे काम करती, मगर बिना एक शब्द मुँह से निकाले। रात में जब अनिल उसे अपनी तरफ खींचता तो उसे महसूस होता जैसे बहुत सारे बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, पर वह बेबस थी। उसे कोई रास्ता नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस तरह जिंदगी के करीब 3 साल बीत गए। उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। संजना वैसे भी बच्चे के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इतने घुटन भरे माहौल में वह अपने बच्चे को कौन सी खुशी दे पाएगी। एक दिन वह शाम के समय सब्जी लाने बाजार गई थी। वहीं उसकी मुलाकात अपने सहपाठी नीरज से हुई। वह अपने भाई निलय के साथ सब्जी और फल खरीदने आया था। संजना को देखते ही नीरज ने उसे पुकारा, कैसी हो संजना, पहचाना मुझे? नीरज को देखकर संजना का चेहरा खिल उठा। अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम तो कॉलेज के जान थे, पर तुम्हें पहचानना कठिन हो रहा है। कितनी मुरझा गई हो, सब ठीक तो है? चिंता भरे स्वर में नीरज ने पूछा तो संजना ने सब सच बता दिया। ठठास बांधते हुए नीरज ने संजना का परिचय अपने भाई से कराया। यह मेरा भाई है, यहीं पास में ही रहता है। बीबी से तलाक हो चुका है। बीबी बहुत रूखे स्वभाव की थी, जबकि यह बहुत कोमल हृदय का है। मैं तो जयपुर में रहता हूँ, मगर तुम्हें जब भी कोई समस्या आए तो मेरे भाई से बात कर सकती हो। यह तुम्हारा पूरा ख्याल रहेगा।
इस छोटी सी मुलाकात में निलय ने अपना नंबर देते हुए हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वादा किया था। संजना को जैसे एक आसरा मिल गया था। वैसे भी निलय उसे जिन निगाहों से देख रहा था, वे निगाहें घर आने के बाद भी उसका पीछा करती रही थी। अजीब सी कशिश थी उसकी निगाहों में। संजना चाहकर भी निलय को भूल नहीं पा रही थी। करीब 4-5 दिन बीत गए। हमेशा की तरह संजना अपने घर के काम में व्यस्त थी कि तभी निलय का फ़ोन आया। उसका नंबर संजना ने सुधा नाम से सेव किया था। संजना ने दौड़कर फ़ोन उठाया। निलय की आवाज़ में एक सुरूर था। वैसे उसने संजना का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, मगर उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि संजना 2-3 दिनों तक सिर से निलय के ख्यालों में गुम रही। इस बार उसी ने निलय को फ़ोन किया। दोनों देर तक बातें करते रहे। हाल चाल से बढ़कर अब जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी बातें होने लगी थी। अब हर रोज़ दोपहर करीब 2-3 बजे दोनों बातें करने लगे। दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर की और फिर एक दिन एक दूसरे के साथ कहीं दूर भाग जाने की योजना भी बना डाली। संजना के लिए यह फैसला लेना कठिन नहीं हुआ था। वह ऐसे भी अनिल से अजीज आ चुकी थी। अनिल ने जिस तरह से उसे मारा पीटा और गुलाम बनाकर रखा था, वह उसकी जैसी सौमानवी स्त्री के लिए आसनीय था।